Good morning, students. Today we will discuss the next part of the DNA, that is the DNA packaging. Last time we had discussed about the various salient features of the DNA double helix model given by James Watson and Francis Crick. फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने जो भी डीएनए डबल हेलिक्स के सैलेंट फीचर्स दिए थे वो हमने वन बाय वन स्टडी किए थे और उसी स्टडी के बेस पे अब डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं कि डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से पैक होता है और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, किस तरह की पैकिंग उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है. सो डीएनए पैकेजिंग, एज वी नो, according to double helix model, the distance between two consecutive base pairs, दो बेस पेयर है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आती है 0.34 नैनोमीटर. सो अकॉर्डिंग टू डबल हेलिक्स और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, the distance between two consecutive base pairs is 0.34 नैनोमीटर. डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है. इसके अलावा हमने एक पॉइंट और स्टडी किया था कि जो लेंथ ऑफ द डीएनए दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट. एक डीएनए की लेंथ कितनी बड़ी होगी वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर बेस पेयर्स कितने प्रेजेंट हैं या न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रेजेंट होते हैं. लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड्स अपॉन, that is the number of base pairs. कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है, उससे हमें लेंथ ऑफ द डीएनए का पता चल सकता है. इसके अलावा we also had studied that the length of the DNA is a characteristic of a particular species. हर स्पीसीज के लिए लेंथ ऑफ डीएनए स्पेसिफिक होती है, सबके अंदर डीएनए की लेंथ इक्वल नहीं होती है. तो अब यहाँ पे लेंथ नंबर ऑफ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स पे डिपेंड करती है. तो कैसे हम एक पर्टिकुलर डीएनए की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डीएनए इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के केस में एक डिप्लॉयड सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट इज लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें डीएनए की लेंथ कितनी बड़ी होगी. तो डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ बेस पेयर्स. डिप्लॉयड सेल के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे एक डिप्लॉयड सेल के अंदर. दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, ये कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर की डिस्टेंस मैं यहां पे बोल रहा हूं. तो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.34 नैनोमीटर. ये डिस्टेंस है जो नैनोमीटर के अंदर दो बेस पेयर के अंदर के बीच में प्रेजेंट होती है. जैसे हमने वहां पे पढ़ा था एक टर्म के अंदर, एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर. अब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, एज यू नो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर. इतने के बराबर होती है. तो हम इसको यहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर.
10 पावर -9 मीटर, ये इसकी लेंथ हो जाएगी मीटर में। थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जो डिजिट जो पॉइंट है उसको हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। 0.3 था पहले, अब 3.4 हो गया, तो एक डिजिट शिफ्ट किया पॉइंट को, तो यहाँ पे माइनस में पावर एक रेज हो जाती है, -10 हो गया। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए, कितनी डीएनए की लेंथ होगी? टोटल बेस पेयर हमारे पास ये प्रेजेंट है, अगर टोटल बेस पेयर को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट हो सकती है। मींस नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कितने बेस पेयर है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.6 इंटू 10 पावर 9, ये पॉजिटिव में होता है नंबर, और डिस्टेंस 3.4 इंटू 10 पावर -10 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रफ एस्टिमेट आता है वो आता है 2.2 मीटर। मींस इतने बेस पेयर को अगर इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.2 मीटर की लेंथ का डीएनए आ जाता है। ये डीएनए कौन सा डीएनए? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमारी एक डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो अगर सभी क्रोमोसोम्स के डीएनए मॉलिक्यूल्स को निकाल के और एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया जाए तो 46 डीएनए मॉलिक्यूल को जब ज्वाइन करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 2.2 मीटर। अब 2.2 मीटर लेंथ की डीएनए बहुत बड़ी होती है। 2.2 का रफ एस्टिमेट आप ये मान सकते हैं फीट के अंदर कि 6.5 फीट या 6 to 7 फीट के आसपास की लेंथ हो जाएगी डीएनए की, जितनी जनरल एक ह्यूमन बीइंग की भी हाइट नहीं होती है। तो अब ऐसे केस में इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक हो सकता है, जबकि न्यूक्लियस की अपनी खुद की डायमेंशन 10 पावर -6 मीटर होती है। डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 10 पावर -6 मीटर, वो खुद 10 लाखवें हिस्से के बराबर होता है। तो उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे पैक हो सकता है? तो पहला जो इंसिडेंट है वो तो हमारा ये हो गया। तो दोबारा से देख लेते हैं इसमें डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग दो कॉन्सिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक जो बेस पेयर होते हैं उनको कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। लेंथ ऑफ डीएनए हमेशा नंबर ऑफ बेस पेयर या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें अपनी किसी भी डिप्लॉइड सेल के डीएनए की लेंथ निकालनी है तो हमें ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे जो डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऑलरेडी फिक्स है 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। उसके बाद दो बेस पेयर, दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 0.34 इंटू 10 पावर -9 मीटर। लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करना है तो जितने बेस पेयर है उनके बीच की डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ जाता है 2.2 मीटर। ये टोटल डीएनए की लेंथ है। नाउ डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस की खुद की डायमेंशन तो 10 पावर -6 मीटर है, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं लगभग ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि न्यूक्लियस तो 10 लाखवें हिस्से के बराबर होता है मीटर के, और उस 10 लाखवें हिस्से के बराबर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे पैक हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अब एक और केस ले लेते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया का। ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें हमें दिया गया कि जो लेंथ है उसके डीएनए की वो अबाउट 1.36 मिलीमीटर है। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 1.36 मिलीमीटर, ये लेंथ दी गई है डीएनए की। तो यहां पे कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं।
यानी कि हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बेस पेयर्स, कितने बेस पेयर हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? सबसे पहले लेंथ ऑफ डीएनए, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, मीन्स 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर रिवर्स हो जाएगा, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। मीन्स ये डीएनए की लेंथ है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। हमें कैलकुलेट करना कितने बेस पेयर प्रेजेंट है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं वो होते हैं 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर और 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। लगभग ये हमारे पास लेंथ है, सॉरी डिस्टेंस है दो बेस पेयर के बीच की। अब देखिए टोटल जो डीएनए की लेंथ है वो है 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर और दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है ये वाली। अगर हम टोटल लेंथ को दो बेस पेयर की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने बेस पेयर पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है या उस डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ बेस पेयर्स वो कितने होंगे? लेंथ ऑफ डीएनए, जो डीएनए की लेंथ है उसको हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है that is 1.36 into 10⁻³ divided by 3.4 into 10⁻⁶। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो यहां पे हमारे पास जो कैलकुलेशन होके आती है that is 4.0 into 10⁻⁶ बेस पेयर। ये हमारे पास टोटल में जो लेंथ है या जो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर से वो कैलकुलेट होता है 4.0 into 10⁻⁶ बेस पेयर। ये बेस पेयर कितने आते हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डीएनए की स्ट्रक्चर में जो लेंथ ऑफ डीएनए है वहां पे बताया था कि जो डीएनए है उसकी जो लेंथ है उसके अंदर बेस पेयर का नंबर ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। तो ये लगभग उसी के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि जो लेंथ है ये हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएशन आ सकते हैं, इसलिए 4.0 जो आया है 4.6 तक आ सकता था अगर हमें एग्जैक्ट जो लेंथ है वो मिली होती। तो 4.0 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं जो इकोलाई का डीएनए होता है। तो इस तरीके से इकोलाई का डीएनए जो लेंथ है वो 1.36 मिलीमीटर है, जबकि इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसका खुद का साइज 2 से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है, 2 to 10 माइक्रोन के बीच में लाई करता है। हमारा जो न्यूक्लियस है या हमारी जो सेल है उसका साइज 10 माइक्रोन या उससे अबव होता है। तो अब इतनी छोटी सी सेल और उसके भी अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी एक छोटा सा पार्ट होता है। अब उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे एडजस्ट हो सकता है, कैसे लाई करता है? अब हमें ये चेक करना है कि डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक कैसे होता है। क्या एज इट इज वो पैक होता है? तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर किस तरह की पैकेजिंग डीएनए के अंदर होती है कि डीएनए एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को अडोप्ट कर लेता है, या ये कह सकते हैं अकोमोडेट कर लेता है। किस तरीके से वो अपने आप को अकोमोडेट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट थिंग इज डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग इन ई कोलाई और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए किस तरीके से पैक होता है, सबसे पहले हमें ये स्टडी करना है। फिर हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कैसे पैक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल या ई कोलाई सेल की जब हम बात करते हैं तो इन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दीज सेल्स लैक well defined nucleus, that is nucleus without
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की अपनी कोई बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियस भी नहीं बोलते हैं। अब अगर कोई न्यूक्लियस की बाउंड्री ही नहीं होगी तो जो डीएनए वो तो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाएगा। तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, बिखरा होता है? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। डीएनए साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं होता, बल्कि एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड होता है ड्यू टू अटैचमेंट विद सम प्रोटीन्स। डीएनए is not scattered, DNA is not scattered in the cytoplasm। DNA साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं होता है, बल्कि कन्फाइंड रहता है, बट इट इज कन्फाइंड in a region or in a particular region with the help of positively charged proteins, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की हेल्प से वो एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहता है और उस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड है दैट इज द रीजन वेयर डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स लाई इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए स्कैटर्ड नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहेगा। उसको कन्फाइंड करने का काम कुछ प्रोटीन्स करती है। प्रोटीन कौन से वाली होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन ही क्यों, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन क्यों नहीं, या कोई दूसरी न्यूट्रल प्रोटीन्स क्यों नहीं होती? तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि डीएनए जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है और एसिडिक भी होता है। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को दोबारा से ध्यान से देखेंगे तो उसमें 5 प्राइम जो कार्बन है वहां पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको 5 प्राइम एंड बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज वहां पे प्रेजेंट होता है। 3 प्राइम एंड पे जाते हैं तो वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर वो ब्रेक हो जाता है तो इस केस में अगर आप देखें तो जो फॉस्फेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फॉस्फेट की वजह से जब नेगेटिव चार्ज आता है तो डीएनए टोटली क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और नेगेटिवली चार्ज कोई भी मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करके पर्टिकुलर जगह पे कन्फाइंड हो सकता है। तो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है और एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिसकी वजह से वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, न्यूक्लियोइड के अंदर जो डीएनए वो काफी बड़ी बड़ी लूप बना देता है। डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म लार्ज लूप्स stabilized by proteins, जो प्रोटीन से स्टेबलाइज हो जाते हैं। लार्ज लूप का मतलब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो ये है कि इकोलाई के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड तो होता है, साथ में सर्कुलर भी होता है। मींस इस तरीके का डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, ये कह रहा है कि दैट फॉर्म द लार्ज लूप, कि लार्ज लूप बनते हैं। तो लार्ज लूप का मतलब क्या हो गया कि जो डीएनए वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इस तरह की लार्ज जो लूप्स है इस तरह की लार्ज लूप्स बनी होती है और ये लार्ज लूप्स हैं वो स्टेबलाइज होती हैं, कुछ प्रोटीन इनके साथ एसोसिएट होती है। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है या डीएनए की जो लेंथ होती है वो काफी बड़ी होती है, लेकिन लूप्स वगैरह बन के वो काफी छोटा हो जाता है और आसानी से न्यूक्लियस के अंदर पैक हो जाता है। सो दैट इज अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द इकोलाई। इकोलाई के अंदर किस तरीके से डीएनए पैक हो सकता है।
नाउ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए कैसे पैक होता है? अब यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सो डीएनए इज कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं डीएनए की, वो न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। हम न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियर डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड होने के लिए जो डीएनए वो किस तरीके से कन्फाइंड होता है, कैसे वहां पे पैक्ड होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ एसोसिएट होता है। विद इन द न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज डीएनए और नेगेटिवली चार्ज एसिडिक डीएनए associated with positively charged basic proteins called histones। जो हिस्टोन्स हैं ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, इनके साथ नेगेटिवली चार्ज एसिडिक डीएनए एसोसिएट होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है। डीएनए दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एसिडिक। नेगेटिवली चार्ज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉस्फेट पार्ट होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। और एसिडिक क्यों? क्योंकि अगर लास्ट वाले लेक्चर की हम बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए उसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मेस्चर ने, और एज एन एसिडिक सब्सटेंस इसको डिस्कवर किया गया था। इसका मतलब इसकी नेचर एसिडिक होती है। तो ये नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक सब्सटेंस होता है। एसोसिएट किसके साथ होता है? एक प्रोटीन के साथ, या प्रोटीन्स जो होते हैं उनके साथ एसोसिएट होता है। प्रोटीन कैसे होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बेसिक, यानी कि वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ में एसोसिएट होता है, और उन बेसिक प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन्स। अब कोई प्रोटीन एसिडिक होगी, बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड